आज हम सभी पढ़ेंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह के विषय में, जिसका समय काल 1240 से 1242 ईस्वी के मध्य रहा। मुइजुद्दीन बहराम शाह कैसे शासक बना, थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसकी बहन रजिया सुल्ताना और इल्तुतमिश की पुत्री शासिका थी दिल्ली की। दिल्ली की शासिका बनने के दौरान जो तुर्की अमीर थे वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्ताना उनकी शासिका बने, अर्थात उन पर राज करे, उन पर हुकूमत करे। इसीलिए रजिया सुल्ताना के समय पर अमीर तुर्कियों ने काफ़ी विद्रोह किए। कहीं ना कहीं षड्यंत्र उसके समय काल के दौरान रचते रहे और उन षड्यंत्रों का रजिया सुल्ताना ने एक एक करके खात्मा कह सकते हो, या एक एक करके उनका विद्रोह समाप्त किया। उन्हीं में से रजिया सुल्ताना, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कबीर खां के विद्रोह को दबाकर जब वो आगे की ओर कूच कर रही थी, उसके बाद उसके गवर्नर अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का अक्तादार था, उसने विद्रोह कर दिया था। रजिया सुल्ताना जब अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए पहुंची, उसके पीछे से जो उसका वजीर था एतकिन, उसने कूटनीति से काम लेते हुए बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। अब इधर अल्तुनिया से ये विद्रोह कर रही है, लड़ रही है, उधर उसने उसके भाई को बिठा दिया गद्दी पर। तब रजिया सुल्ताना ने कूटनीति से, राजनीति से काम लेते हुए विवाह का प्रस्ताव अल्तुनिया को दे दिया, ताकि विवाह के पश्चात अल्तुनिया का साथ उसे मिले और दिल्ली सल्तनत पर वो फिर से हुकूमत कर सके। परंतु इस बार वो अपनी राजनीति या कह सकते हो कूटनीति में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जब वो अल्तुनिया का विद्रोह दबा रही थी, उसके पीछे से जो उसके राज्य में जो वजीर था एतकिन, उसने उसके भाई बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। और जब रजिया सुल्ताना विवाह के बाद बहराम शाह के विद्रोह को दबाने के लिए गई, उसे गद्दी से हटाने के लिए गई, तब वो बहराम शाह से पराजित हुई। उसके पश्चात जब वो लौट रही थी, तब कैथल हरियाणा के निकट अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना की हत्या हिंदू डाकू थी। अब जो हिंदू डाकू थे वो थे, जो ये तुर्क अमीर थे, वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्ताना एक स्त्री उन पर राज कर सके, एक शासिका उन पर राज कर सके। ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए उन्होंने रजिया सुल्ताना के विरुद्ध विभिन्न चालें, जो भी कह सकते हो रणनीतियाँ, कूटनीतियाँ उसके समय काल के दौरान की। अब बहराम शाह शासक तो बन गया, परंतु अपने गुणों से नहीं, बल्कि जो तुर्क अमीर थे वो, उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि बहराम शाह शासक बने, क्योंकि जो तुर्क अमीर थे वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा शासक उन्हें मिले जो उनके हाथों की कठपुतली मात्र बन सके। और बहराम शाह में उन्हें थोड़ा सा उसका परिणाम नजर आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि बहराम शाह को शासक बनाकर हम जनता का हक पा लेंगे, परंतु असली राज या असली जो शासन करेंगे वो हम तुर्क अमीर करेंगे। इसी की रणनीति के तहत इन्होंने बहराम शाह को शासक चुना। अब बहराम शाह को शासक पद पर बिठाने वाला कौन था? एतकिन, जिसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन एतकिन था, उसने इसे शासक बनाया। एतकिन रजिया सुल्ताना के टाइम पे उसका वजीर था। अब जब बहराम शाह शासक बन गया है, तब इसने एक नया पद सृजित किया, नायाब ए मुमलकत। ये नया पद इस बहराम शाह ने सृजित किया। जब ये इस पद पर एतकिन की नियुक्ति कर दी, तो वजीर का पद खाली हो गया, परंतु उसने वजीर का पद हटाया नहीं। यहाँ पर ये वजीर का पद भी साथ में है, सुल्तान भी बैठा हुआ है
और सुल्तान ने एक नया पद नायाब ए मुमलकत उसका भी सर्जन कर डाला। इस तरह से आपको ध्यान होगा ये नायाब वाला जो पद था ये रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले जो नेता था एतगिन इसको मिला था, परंतु यहाँ पर नायाब ए मुमलकत पद का जो सृजन किया है वो बहराम शाह ने किया है। अब वजीर पद पर एतगिन था। अब जब नायाब ए मुमलकत पद पर यह एतगिन बैठ गया तो वजीर का पद खाली हो गया, परंतु वजीर के पद को इसने हटाया नहीं। वजीर का पद भी उतना ही दावेदार है जितना ये नायाब ए मुमलकत का पद है। तब सत्ता का जो प्रमुख था वो 3 दावेदार हो चुके थे। सुल्तान कौन था? बहराम शाह। नायाब का पद एतगिन को दे दिया था और वजीर का पद खाली हो चुका था परंतु हटाया नहीं गया था, इस पर भी बिठा दिया गया था शासक। ठीक है, तो इस तरह से 3 दावेदार हो चुके थे। बहराम शाह के शासनकाल में 1240 ईस्वी में तेग बहादुर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ और इसने मंगोल आक्रमण का कूटनीतिक समाधान भी खोज निकाला बहराम शाह ने। आपको ध्यान होगा कि जो मंगोल आक्रमण था वो इल्तुतमिश के समय पे भी हुआ था। अब इस बहराम शाह के शासनकाल के दौरान यह आक्रमण हुआ। बहराम शाह के द्वारा सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा, जब इसने इसका कूटनीतिक समाधान खोज निकाला तो कहीं ना कहीं बहराम शाह के शासक जो था उसकी गुण थे वो सामने आ रहे थे, उसके जो गुण थे वो सामने आ रहे थे। बहराम शाह अपने आप को एक शासक जो था ही वो, लेकिन जो एक रणनीति के तहत वो बना था वो कहीं किसी की भी रणनीति नहीं मानता था। बहराम शाह अपने पद और अपने विशेषाधिकारों से कोई समझौता नहीं चाहता था। जो तुर्क अमीर थे वो चाहते थे कि बहराम शाह उनके हाथों की कठपुतली बन जाए, परंतु बहराम शाह नहीं चाहता था। उसे पता था कि जिस पद पर वो बैठा हुआ है उस पद की गनीमा को किस तरह से बनाना है, और यही रीजन था कि ये तुर्क अमीरों का कहना नहीं मानता। उसके बाद जो एतगिन था वो भी इसे दबाना चाह रहा था, इस पर शासन करना चाह रहा था, पर बहराम शाह ने उसकी भी नहीं सुनी। इसी कारण जो तुर्की अमीर थे वो एक ऐसे शासक की उम्मीद में बैठे हुए थे जो उनके हाथों की कठपुतली बन जाए, परंतु बहराम शाह उसके उलट निकला और यही रीजन था कि तुर्की अमीरों को बहराम शाह भी खटकने लगा। 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या कर दी तुर्की अमीरों ने और मसूद शाह को गद्दी पर बिठा दिया। इसके पश्चात मसूद शाह गद्दी पर बैठा।